क्या आप जानते हैं कि आपके दैनिक कार्य जैसे कि आपके पसंदीदा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर किसी भी पोस्ट को लाइक या शेयर करना एक ऐसी प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है जो ग्लोबल पावर हायरार्की को बदल रहा है। आप क्या सोचेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट पर आपके द्वारा सर्च करने से अनजाने में ही एक नए प्रकार के उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिल रहा है। हाल ही में ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल ने भी इस बारे में बात की और कहा, So today we produce 20% of the world's digital data. It's not stored in India. Only 1/10 of that is stored in India. 90% is exported into global data centers, largely owned by big techs. And they're not, वहाँ पे वो innocently पड़ा नहीं रहता है. It is processed into AI, brought back into India and sold to us in dollars. Yes. It is exactly what happened 200 years ago with the East India Company. तब वो cotton export करते थे और कपड़े बाहर से लाते थे। अब हम डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंटेलिजेंस बाहर से ला रहे हैं। नोवो कॉलोनियलिज्म, टेक्नो कॉलोनियलिज्म। उनके शब्द हमारी डिजिटल वास्तविकता की एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं जो हमें औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाता है। लेकिन क्या होता है जब हमारा डिजिटल फुटप्रिंट हजारों मील दूर स्थित कंपनियों के लिए सोने की खान बन जाता है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम अनजाने में इस नई विश्व व्यवस्था में डिजिटल उपनिवेश की ओर बढ़ रहे हैं? तकनीकी उपनिवेशवाद को गहराई से समझने के लिए डिजिटल दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। अब वह समय आ गया है कि हम इस बात का पता लगाएं कि शोषण का यह आधुनिक रूप हमारी तेजी से आपस में जुड़ती दुनिया में कैसे प्रकट होता है और हमारे डिजिटल भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। अब हम बात करेंगे नव उपनिवेशवाद और तकनीकी उपनिवेशवाद के बारे में। तो चलिए तकनीकी उपनिवेशवाद की इस दुनिया को समझते हैं कि हाई टेक ट्वीट्स के रूप में उपनिवेशवाद की तरह ही है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि तकनीकी उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद का ही एक विकसित रूप है। उपनिवेशवाद का अर्थ किसी दूसरे देश पर पूर्ण या आंशिक रूप से राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करके वहां के निवासियों को अपने अधीन करने और अपने लाभ के लिए उसका शोषण करने से है। जबकि नव उपनिवेशवाद मुख्य रूप से आर्थिक और राजनीतिक साधनों के जरिए संचालित होता है, जहां किसी विकासशील देश पर सीधे शासन करने के बजाय शक्तिशाली देश पैसे और राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए उस देश पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई अमीर देश किसी गरीब देश को कठोर शर्तों के आधार पर ऋण देता है तो यह नव उपनिवेशवाद का ही उदाहरण है। अब तकनीकी उपनिवेशवाद इस व्यवस्था को डिजिटल क्षेत्र में लेकर आया है। वर्चस्व के दोनों ही रूपों का उद्देश्य अप्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल करना होता है, लेकिन तकनीकी उपनिवेशवाद में शक्ति असंतुलन को बनाए रखने के लिए तकनीकी पर निर्भरता और डेटा के उपयोग का सहारा लिया जाता है। कल्पना कीजिए कि किसी अमीर देश की एक बड़ी टेक कंपनी किसी विकासशील देश को मुफ्त इंटरनेट दे रही है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होगा अगर यह बड़ी टेक कंपनी अपने इंटरनेट का इस्तेमाल आपको सिर्फ अपने ऐप और सेवाओं के लिए ही करने दे? इस अर्थ में वैश्विक असमानता के लिए तकनीकी उपनिवेशवाद के दीर्घकालिक परिणाम बहुत मायने रखते हैं। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह आर्थिक अंतराल को बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे विकासशील देश डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में और भी पिछड़ जाएंगे। हम सांस्कृतिक समरूपता में भी वृद्धि देख सकते हैं, क्योंकि वेस्ट सेंट्रिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विश्व की सांस्कृतिक विविधता पर हावी हो रहे हैं। साथ ही इससे राजनीतिक संप्रभुता के क्षरण का जोखिम पैदा होता है, क्योंकि बड़ी टेक कंपनियां कुछ देशों से भी अधिक प्रभावशाली हो गई हैं। शायद सबसे अधिक चिंता की बात मौजूदा सामाजिक असमानताओं का बरकरार रहना है, जो अब एल्गोरिदम और एआई सिस्टम में भी पूर्वाग्रह के रूप में शामिल हो गया है। इन परिणामों का असर दूरगामी है और ये अभूतपूर्व तरीके से वैश्विक शक्ति से जुड़े डायनेमिक्स को नया आकार दे सकते हैं। डिजिटल विभाजन केवल प्रौद्योगिकी तक पहुंचने के मामले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ उठाने एवं उसे आकार देने की क्षमता के मामले में भी बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए डेटा केंद्रों के वैश्विक वितरण और डेटा पर नियंत्रण के मामले में अत्यधिक असमानता बनी हुई है। सिनर्जी रिसर्च ग्रुप की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 40% से अधिक प्रमुख क्लाउड और इंटरनेट डेटा सेंटर अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके बाद चीन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों का स्थान आता है।
डेटा एक्सेस और नियंत्रण के मामले में अमेरिका आधारित बड़ी टेक कंपनियों का एकाधिकार और बढ़ सकता है। 2024 तक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की 5 सबसे बड़ी टेक कंपनियां एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट यानी गूगल, अमेजॉन और एनवीडिया है। और ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं, जो सामूहिक रूप से वैश्विक डेटा की विशाल मात्रा को प्रोसेस और स्टोर करती हैं। इस असंगत विभाजन के चलते विकासशील देशों के लिए शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक गतिशीलता के अवसर कम हो जाते हैं। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि कई देशों को डेटा संचालित नवाचार और निर्णय लेने से जुड़े लाभों से बाहर रखा जा रहा है। ये तकनीकी उपनिवेशवाद ही है जहां डेटा कलेक्ट, स्टोर और एनालाइज करने और भविष्य की डिजिटल दुनिया को आकार देने की क्षमता कुछ देशों एवं बड़ी टेक कंपनियों के हाथों में है। इस मामले में जागरूकता की कमी या डिजिटल साइलेंस एक प्रमुख मुद्दा है। हैरानी की बात है कि एक बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी तकनीकी उपनिवेशवाद के बारे में जागरूकता लगभग ना के बराबर है। विभिन्न शोधकर्ताओं ने पाया है कि बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि उनके डेटा का उपयोग कैसे किया जा रहा है और वे कौन से अवसर खो रहे हैं। जागरूकता की यह कमी डिजिटल असमानता को बढ़ावा देती है, जिससे तकनीकी उपनिवेशवाद एक साइलेंट ऑप्रेसर बन जाता है। जागरूकता की कमी खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जिनकी डिजिटल शिक्षा तक पहुंच सीमित है। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में प्रकाशित 2022 के एक अध्ययन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि डिजिटल सशक्तिकरण में मुख्य बाधा सिर्फ तकनीक तक पहुंच के मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे प्रभावी और सटीक रूप से इस्तेमाल करने का ज्ञान भी एक प्रमुख मुद्दा है। जागरूकता का अभाव उपयोगकर्ताओं से लेकर नीति निर्माताओं और सहायक संगठनों में भी देखा जा सकता है। कई नेक इरादे वाले तकनीकी समाधान हाशिए पर रहने वाली आबादी पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों पर पूरी तरह विचार किए बिना लागू किए जाते हैं। अक्सर टिकाऊ सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील समाधानों पर त्वरित समाधान को प्राथमिकता दी जाती है। तकनीकी उपनिवेशवाद राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि पश्चिमी जगत की दिग्गज टेक कंपनियां अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव हासिल कर चुकी हैं। इन कंपनियों की विकासशील देशों के संवेदनशील डेटा तक पहुंच होती है, जिससे उन देशों की स्वायत्तता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है। इसका एक उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में कथित बैकडोर को माना जा सकता है, जिसे कथित तौर पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लिए स्थापित किया गया है। इससे विदेशी संस्थाएं किसी देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन की निगरानी, उनमें हेरफेर या अपने हितों के लिए उसका उपयोग कर सकती हैं। इस अनधिकृत एक्सेस के चलते नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करने और स्वतंत्र नीतियां बनाने की देश की क्षमता में कमी आती है। इसका प्रभाव डिजिटल क्षेत्र से परे देश के प्राधिकार की पारंपरिक व्यवस्था को चुनौती देता है। संप्रभुता पर यह बहुआयामी अतिक्रमण ऐतिहासिक उपनिवेशवाद से काफी मिलता जुलता है, फिर भी इसे तकनीकी बारीकियों के साथ अंजाम दिया जाता है, जिससे इसका प्रभाव सूक्ष्म और व्यापक हो जाता है। इससे आज की दुनिया में राष्ट्रीय स्वायत्तता को नुकसान पहुंचता है। आइए हम स्वयं से पूछें कि हमने आखिरी बार कब उन डिजिटल सेवाओं के ओरिजिन पर विचार किया था, जिनका हम दिन प्रतिदिन उपयोग करते हैं, या आप कितनी बार उन दिग्गज टेक कंपनियों की डेटा से जुड़ी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर डिजिटल संप्रभुता और स्थानीयकृत नवाचार की आवश्यकता क्यों है। दरअसल नियमित तौर पर डिजिटल साक्षरता प्रोग्राम और विवेकपूर्ण तरीके से सोचने का कौशल लोगों को डिजिटल दुनिया का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाता है। डिजिटल संप्रभुता की अवधारणा 2010 के दशक से जोर पकड़ रही है। इस अवधारणा ने उन देशों में डिजिटल असमानता को काफी हद तक कम कर दिया है जहां इसे सक्रिय रूप से अपनाया गया है। लेकिन इसमें असली गेम चेंजर है स्थानीयकृत नवाचार। दुनिया भर के विशेषज्ञ विकासशील देशों को अपने स्वयं का डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने का सुझाव देते हैं, लेकिन ऐसी दुनिया में जहां बड़ी टेक कंपनियां हावी हैं, हम स्थानीयकृत नवाचार और डेटा संप्रभुता को किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं? इसका एक आशाजनक उपाय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का विकास कर रहा है, जैसे कि भारत द्वारा शुरू की गई पहलों में देखा जा सकता है। लेकिन इन पहलों को इतना खास कौन सी चीज बनाती है और क्या इन्हें अन्य मामलों में भी अपनाया जा सकता है? आइए अब भारत द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की चर्चा करते हैं।
भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीकी उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि है। स्वदेशी रूप से विकसित डीपीआई डिजिटल संप्रभुता के लिए एक ऐसे व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें अलग अलग प्रकार के नए प्लेटफॉर्म और नीतियां शामिल हैं। इस इकोसिस्टम में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ओएनडीसी यानी डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क और भारत की बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के रूप में आधार जैसे प्रमुख नवाचार शामिल हैं। भारत के डीपीआई के केंद्र में इंडिया स्टैक है। यह ओपन एपीआई और डिजिटल पब्लिक गुड्स का एक सेट है। यह सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने की सुविधा देता है। इस स्टैक में प्रेजेंस लेस लेयर के रूप में आधार, पेपरलेस लेयर के रूप में डिजिटल डॉक्यूमेंट, कैशलेस लेयर के रूप में यूपीआई और कंसेंट लेयर के रूप में डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर शामिल है। ये कदम ओपननेस, इंटरऑपरेबिलिटी और स्थानीय नियंत्रण जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। उदाहरण के लिए यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसकी सहायता से कुल 8,572 करोड़ से अधिक लेन देन किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल लेन देन का कुल मूल्य बढ़कर 139 लाख करोड़ रुपए हो गया था। यह छोटे विक्रेताओं को भी डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल होने में सक्षम बनाता है। यूपीआई पहल इतनी अधिक सफल रही है कि सिंगापुर, यूएई और फ्रांस जैसे कई अन्य देश अब इसी तरह की प्रणाली अपना रहे हैं। इसके अलावा ओएनडीसी ई कॉमर्स के क्षेत्र में वही कार्य करता है जो यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में किया था। ओएनडीसी एक ओपन नेटवर्क बनाकर बड़े टेक प्लेटफॉर्म के एकाधिकार को समाप्त करने पर केंद्रित है ताकि छोटे व्यवसायी भी समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया है। इसके बाद से ही डेटा स्थानीयकरण और डिजिटल संप्रभुता के प्रति भारत ने अपने रुख में बदलाव किया है। यह कानून एक सूक्ष्म फ्रेमवर्क को दर्शाता है जो डेटा सुरक्षा को डिजिटल अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के साथ संतुलित करता है। पिछले प्रस्तावों के विपरीत इस अधिनियम में डेटा स्थानीयकरण पर अधिक लचीला रुख अपनाया गया है। दरअसल डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेसिंग के लिए किसी भी देश में स्थानांतरित किया जा सकता है, जब तक कि केंद्र सरकार विशेष रूप से कुछ देशों में स्थानांतरण को प्रतिबंधित नहीं करती है। यह ब्लैक लिस्टिंग दृष्टिकोण पहले की अधिक कठोर स्थानीयकरण अनिवार्यताओं से अलग है। हालांकि अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी अन्य कानून या क्षेत्रीय विनियमन में भारत के बाहर डेटा स्थानांतरण पर उच्च स्तर की सुरक्षा या प्रतिबंध का प्रावधान किया जाता है तो ऐसे नियम लागू होंगे। यह अधिनियम भारत में और विदेशों में प्रोसेस्ड ऐसे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर लागू होता है जो वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश से संबंधित है। यह कदम भारत की अपनी सीमा के बाहर भी डिजिटल संप्रभुता के दावे को दर्शाता है। यह अधिनियम एक प्रवर्तन निकाय के रूप में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करता है जो भारत की अपनी नियामक फ्रेमवर्क बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम अधिक लचीलापन प्रदान करता है, लेकिन क्षेत्र विशिष्ट नियम अभी भी लागू रहेंगे। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता अपने द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित अपना संपूर्ण डेटा भारत में ही संग्रहित करें। इस संतुलित दृष्टिकोण को डिजिटल गुटनिरपेक्षता के रूप में देखा जा सकता है जो भारत के ऐतिहासिक रुख को दर्शाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय डेटा प्रवाह की अनुमति देने वाला और महत्वपूर्ण डेटा पर नियंत्रण रखने वाला एक सूक्ष्म डिजिटल इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इससे अन्य विकासशील देशों को भी प्रेरणा मिल सकती है कि जिससे वे अपनी डिजिटल संप्रभुता का दावा कर सकेंगे और साथ ही वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े रहेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि व्यक्ति, समुदाय और अन्य देश तकनीकी उपनिवेशवाद का मुकाबला करने और वैश्विक डिजिटल एकीकरण के लाभों को संतुलित करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपना सकते हैं। इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख डिजिटल रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। इसके लिए चुनौतियों का आकलन करने और स्थानीयकृत नवाचार के प्रभाव को अधिकतम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सार्वभौमिक इंटरनेट एक्सेस से संबंधित पहले, युवाओं के लिए कोडिंग बूट कैंप और डेटा स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को अपनाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन में प्रौद्योगिकी द्वारा लोकतंत्रीकरण के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने डिजिटल समावेशन, साक्षरता, ई गवर्नेंस और नवाचार जैसे मुद्दों पर जोर दिया।
इस दृष्टिकोण का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए डिजिटल अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही विशेषज्ञ एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव देते हैं, जिसमें स्कूल आधारित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी और डिजिटल एजुकेशन के लिए व्यापक पहलों के जरिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को शामिल किया जा सकता है। भारत की डीपीआई जैसी पहलों की सफलता हमारे लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है कि क्या हम डिजिटल इकोसिस्टम के अन्य पहलुओं पर भी ऐसी रणनीतियां जैसे ओपन सोर्स डेवलपमेंट और सामुदायिक जुड़ाव आदि को अपना सकते हैं। शायद इस तकनीकी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे शक्तिशाली हथियार हम आम लोग ही हैं। हमारी जागरूकता, पसंद और कार्रवाई एक बड़ा बदलाव ला सकती है। हम स्थानीय तकनीकी आधारित पहलों का समर्थन करके अपने डेटा अधिकारों के प्रति सचेत होकर और डिजिटल साक्षरता का प्रसार करके एक अधिक न्यायसंगत डिजिटल दुनिया बनाने में योगदान दे सकते हैं। स्थानीय डिजिटल नवाचारों का विकास और डेटा अधिकारों के बारे में बढ़ती जागरूकता इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। याद रखिए, ज्ञान और कार्यवाही ही हमारे सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। एक साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां तकनीक सभी देशों को समान रूप से सशक्त बनाती हो, चाहे उनकी भौगोलिक या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हालांकि डिजिटल समानता प्राप्त करने की यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन जागरूकता, कार्रवाई और एकजुटता के जरिए हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां तकनीक शोषण के बजाय सशक्तिकरण के एक साधन के रूप में काम करती हो। इन कदमों की सहायता से हम सामूहिक रूप से एक ऐसे डिजिटल परिदृश्य की दिशा में काम कर सकते हैं जो पूरी मानवता को लाभान्वित करे, ना कि केवल कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोगों को।